हेलो व्यूअर्स एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और मेरे साथ हारिस सैयद मोहम्मद हारिस मौजूद है। आप लोग देख रहे हैं ग्राउंड में है इस वक्त, गालिबन उनका कोई मैच होना है। मैच इस क्यों कि हर तरफ क्रिकेट ही क्रिकेट चल रही है और आप इस वक्त देख रहे हैं फोकस ऑन स्पोर्ट्स विद फ़खर यूसुफ़ज़ई एंड सैयद मोहम्मद हारिस। बात करेंगे, पाकिस्तान हारा, इंडिया जीता, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम हारे, न्यूजीलैंड से बुरा हारे और इसके साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच इस वक़्त चल रहा है। 121 फॉर 5 इस वक़्त चेस कर रहा है ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट इंग्लैंड, 178 फॉर 7 उन्होंने टारगेट सेट किया था। बात करेंगे इस हवाले से कि क्या पाकिस्तान कह रहा था कि पिच बड़ी सख्त थी और एक कोई चक्का नहीं लगा सका। समझ नहीं आती कि वही पिच होती है, जब अगली टीम उस पे आती है तो फिर वो मतलब छक्के भी मारते हैं, चौके भी मारते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी नॉर्मल बिहेव कर रही है। आई डोंट नो, क्योंकि हारिस भी क्रिकेट विकेट खेलते रहते हैं तो वो भी अपनी तरफ से रोशनी डालेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के ऊपर। हारिस, क्या यार ये पिच विच जो कह रहे हैं कि बहुत इफ्तिखार ने कहा कि मैंने 27 तो कर लिया लेकिन इसको आप 127 पे कबूल कर लें। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड थैंक यू फ़खर। जी बिल्कुल, कल का जो मैच हुआ, अफ़सोस भी हुआ, गुस्सा भी बहुत आया क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है तो रिवायती क्रिकेट थी। और समझ तो मुझे ये नहीं आ रहा कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की तो वो भी कह रहे थे कि कांटे वगैरह निकले हुए हैं पिच पे, और जब पाकिस्तान की बारी आई तब भी वो भी यही कह रहे थे कि पिच में पता नहीं डड्डू-शड्डू निकले हुए हैं, मेंढक है, मतलब ये न्यू है, वो है। दिल्ली और क्राइस्ट चर्च में एक जैसे हालात थे। जी, जी, दोनों तरफ एक ही हालात है। तो अफ़सोस की बात है ये है कि 2008 के बाद दुबई में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यही हुआ था कि एक भी छक्का हम नहीं लगा सके, और आज फिर कल के मैच में भी हम कोई छक्का लगा नहीं सके। और ये वही इफ्तिखार अहमद है जो कह रहे थे कि मैं इंग्लिश कंडीशन से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ और वहाँ पे जाके मैं छक्के। हारिस, आप अपनी बात जारी रखेंगे लेकिन अली ज़िया साहब ने भी हमें जॉइन कर लिया है और क्योंकि मुझे नज़र आ रहे हैं तो सबसे पहले क्योंकि हमारे बड़े ऑनरेबल गेस्ट है। हेलो सर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, सर, कैसे कैसे? हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, सब ठीक है? सर ज़बरदस्त, हमने तो शो बस शुरू कर लिया लेकिन अच्छा लगा कि आपने जॉइन कर लिया। अभी एक 2 मिनट में और हारिस गपशप कर रहे थे लेकिन क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर समझने का हमें मौका मिलेगा, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है और जो चीज़ें आप करीब से देखते हैं, शायद हम दूर से देखते हैं। तो पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड के मैच के हवाले से मैं और हारिस बात कर रहे हैं और अभी उसके साथ-साथ साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड जो सीरीज़ वो लोग जीत गए, होम सीरीज़ थी इंडिया की। सर, एक तो ये है कि अली ज़िया साहब का मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करा दूँ। अली ज़िया साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेंबर हैं और गालिबन इस वक़्त दुबई में मौजूद हैं। बहुत बेहतर तरीके से क्रिकेट को समझते हैं और हमने इस मौके को गनीमत जानकर हम भी कोशिश करेंगे कि इनसे समझें कि क्या चीज़ें होती हैं। हम बहस-मुबाहिसा तो बहुत करते हैं, डिस्कशन हम बहुत करते हैं, लेकिन शायद उस पॉइंट तक नहीं पहुँच पाते जहाँ पे मसला फँसा हुआ है। अली साहब, एक तो हम कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम नो डाउट पिछले 2-3-4 सालों से मतलब अच्छी क्रिकेट खेल रही है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी बिल्कुल ही वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं। हरा भी रही है, हार भी रही है, लेकिन हरा भी रही है। सर, क्या हो जाता है सम टाइम हमें, एक तो मिडल ऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही है कि कमज़ोर है। दूसरा ये कि न्यूज़ीलैंड को हमने पिछले मैच में हराया और अब उनसे ऐसे बुरे हालत में हार गए। क्या वजह हो सकती है? आपको क्या नज़र आता है? देखिए, एक तो मैं फॉर्मर पीसीबी के लिए काम कर रहा था, अब तो नहीं कर रहा। सर। 2019 से ऑनवर्ड पिछले 3 साल से तो मैं नहीं कर रहा तकरीबन। राइट। लेकिन जहाँ तक आप पाकिस्तानी टीम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी टीम हमेशा बहुत इनकंसिस्टेंट रही है, अनप्रिडिक्टेबल भी रही है। अब इसका राइट। एक जो ब्रॉडर रीजन है वो ये है कि हमारा सिस्टम इटसेल्फ बड़ा इनकंसिस्टेंट है और अनप्रिडिक्टेबल है। क्योंकि जो भी बोर्ड को हेड करता है उसके पास सिर्फ 3 साल होते हैं मेंटली। पहले तो 2 साल होते थे, 1 साल होता था, जिस वक्त मर्जी आई किसी को हटा दिया, किसी को ले लिया। लेकिन रिसेंटली जो चेयरमैन हैं वो 3-3 साल के टेन्योर के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है और ऑलमोस्ट हर चेयरमैन 3 साल निकाल ही लेता है। राइट। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि एक तो मेरे ख्याल में ये सिस्टम इटसेल्फ गलत है। चेयरमैन को ऑनररी होना चाहिए एंड पेड सीईओ होने चाहिए और बाकी जितने भी लोग हैं वो, और मेन डिसीजन
जो है वो सीईओ उसको करना चाहिए, प्रोफेशनल्स होने चाहिए। चेयरमैन अपना एक विजन दे और उस विजन को फुलफिल करने के लिए तमाम प्रोफेशनल्स होने चाहिए। एनीवे ये तो शायद हमारे मुल्क में नहीं होगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म जो उनके माइंड में 3 साल का होता है ना, वो सब कुछ उसमें करने की कोशिश करते हैं। एक तो अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो पुराना चेयरमैन की जो काम होता है उसको हम बिल्कुल निगेट करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम नई कोई चीज ले आए। तो हम कंसिस्टेंट ना डोमेस्टिक क्रिकेट में है ना अदरवाइज है। अब वापस टीम पे आते हैं, ये मैंने एक ब्रॉडर व्यू दिया। देखिए टीम के रीजन ये है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी इनकंसिस्टेंट, वहां का एनवायरनमेंट बिल्कुल मैच नहीं करता इंटरनेशनल क्रिकेट के एनवायरनमेंट से। इसलिए कोई भी यंग क्रिकेटर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है तो ऑलरेडी उसको वो बातें बड़ी अजीब सी और नई लगती हैं, ठीक है। और फिर हमारी सिलेक्शन भी, कमेटी भी कंसिस्टेंट नहीं होती, वो बार बार चेंजेस होती हैं और उनकी सिलेक्शन भी कंसिस्टेंट नहीं होती। अगर हम रीसेंट पास्ट की देखें तो बहुत शोर हुआ है कि जी हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत ऑर्डिनरी है, इसलिए कि आपने एक अपने पूल को बढ़ाया नहीं। देखिए शोएब की बड़ी बातें होती रही हैं, आमिर की बातें होती रही हैं। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो देखिए आमिर ने ऑलरेडी डिजाइन कर दिया था, सो शायद वो नहीं आता क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इनफ फायर पावर है इन बॉलिंग। तो ऑलमोस्ट जितने भी बॉलर्स खेल रहे हैं द विकेट टेकर्स। यस, जहां तक बैटिंग का ताल्लुक है, अगर शोएब मलिक को जो कि समझदार होता, पाकिस्तान का थिंक टैंक, तो वो शोएब मलिक को साथ साथ लेके चलता इन बिटवीन, जो सीरीज थी ऑन एंड ऑफ उससे बात करके नए यंगस्टर्स को चांस देते रहते। और अगर वर्ल्ड तक आपका मिडिल ऑर्डर पूरी तरह तैयार हो जाता तो फिर आप शायद शोएब को नहीं लेके जाते। बट आई स्टिल थिंक कि उसकी एबिलिटी ऐसी थी एज अ मैच विनर कि शोएब को एटलीस्ट 2022 का वर्ल्ड कप लेके जाना चाहिए था और वो उसका फेयरवेल होता। लेकिन हम एज पे चले जाते हैं, शायद कुछ पर्सनल चीजें भी होती हैं, इसको मैं तो पूरी तरह डिफाइन इसलिए नहीं कर सकता कि ये तो अब जो थिंक टैंक है या सिलेक्शन कमेटी है जो उनको पता हो कि शोएब के रीजन क्या है। लेकिन इतना लेट मुझे ये पता है कि चेंज नहीं होगी जी, और शोएब मलिक पार्ट ऑफ द टीम नहीं होगा। लेकिन अदर देन शोएब मलिक भी आपने और यंगस्टर्स को ट्राई नहीं किया। आप 1.5-2 साल से वो जिसे मैं कहूंगा तो वो आप हंसोगे, लंडे की तरह टोपियां बांटते रहे। वो चीप होती है ना, लंडे से सस्ती मिलती है कैप, उस तरह बांटते रहे। किसी ने पीएसएल की इनिंग खेली, उसे खिला दिया। देखिए आप हारिस की मैं एक मिसाल देता हूँ। हारिस जो है वो एक सिस्टम के तहत आए, ठीक है, जो कि अंडर 19 का पूरा फॉर्मेशन। बट ऑन वन इनिंग ऑफ पीएसएल आपने उसमें पोटेंशियल देखा, ओके वेरी गुड, उसने एक अच्छी इनिंग खेली, लेकिन पोटेंशियल को डेवलप होने में, एक्सपीरियंस होने में टाइम तो दे, क्योंकि हारिस वन डायमेंशनल प्लेयर लगता है। जब आप ज्यादा क्रिकेट खेलते हो, एक्सपीरियंस हासिल करते हो, तो आप अपनी वेरिएशन, बैटिंग में वेरिएशन ऐड करते हो। आप शॉट्स बढ़ जाती हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट पे बॉलर्स को वर्कआउट आपको करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप वन डायमेंशनल प्लेयर है, सिर्फ लेग साइड पे हिटिंग कर रहे हैं और ऑन साइड पे मेनली, तो फिर आजकल जितने एनालिस्ट हैं और टॉप कोचेस हैं वो वर्कआउट कर लेते हैं। ये मैंने एक हारिस की जर्नली मिसाल दी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। आप पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को देखें जी, अगर इफ्तिखार भी क्रिटिसाइज हो रहा है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं इफ्तिखार को लेके जाता ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उसका लास्ट टूर ऑस्ट्रेलिया में अच्छा गया एंड अ यूजफुल क्रिकेटर है, टेक्निक अच्छी है और ऑलराउंड खेलता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उसने बहुत से मैच जितवाए हैं अपने पेशावर की टीम को, केपी की टीम को, सो और बॉलिंग भी कर लेता है। बट आई हैव सीरियस डाउट्स अबाउट खुशदिल शाह एंड आसिफ अली एंड इवन शान मसूद। देखिए शान मसूद ने T20 में जो रन किए वो डोमेस्टिक जो कह लें फर्स्ट क्लास, जैसे इंग्लैंड में, वो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट थी, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट थी। और जिस जगह पे उसने खेलना है उस जगह पे उससे बेहतर प्लेयर्स, जब आप काउंटी की परफॉर्मेंस देखते हैं या पीएसएल की परफॉर्मेंस देखते हैं, तो उस पोजीशन के लिए
आप एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइज को कर रहे होते हो या एक पर्टिकुलर काउंटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बट आई स्टिल थिंक आप देखें ना कितना बड़ा ब्लंडर था कि आप शान मसूद को ले आए हो जो कि नंबर 3 पे, जो कि एक ओपनर है, बट आप फखर जमान को रिजर्व में रख रहे हो जो एक आइडियल है फॉर 2020 क्रिकेट। अच्छा, अगर आप ये कहते थे फखर इनकंसिस्टेंट है तो आसिफ अली तो उससे भी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, एंड सो इज खुशदिल शाह। तो मुझे सिलेक्शन में कोई जस्टिफिकेशन नजर नहीं आता। अच्छा सर, अली भाई, जी जी हाँ आरिस पूछे आप। आसिफ अली ने अभी तक 50 T20s खेले जिसमें एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है उनकी, और स्ट्राइक रेट भी कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा कोई तूफानी स्ट्राइक रेट हो, 200 का या 250 का हो। हाँ, मतलब 250 तो खैर बहुत मुश्किल है, बट एनीथिंग 140 प्लस 150। देखिए उसका जो इस वक्त स्ट्राइक रेट भी कुछ बेहतर नजर आता है ना, क्योंकि वो रन भी 10-15 करता है जी 8-9 बॉलों में। द प्रॉब्लम ये है कि आप उस में पोटेंशियल है हिटिंग का, लेकिन आप उसका माइंडसेट ऐसा बना दिया है कि तुम सिर्फ 7-8 बॉल के प्लेयर हो, और जब भी उसे उससे ज्यादा बॉल मिलते हैं ना, यानी कि 6-7 ओवर मिलते हैं, तो ऑलमोस्ट एवरी टाइम ही इज फेल्ड। उसको बहुत दफा मौका मिला है जब ये 7 ओवर, अभी रिसेंटली जो सीरीज हुई है इंग्लैंड की, 3 दफा उसे मौका मिला है, और फिर ऐसा भी नहीं कि वो मैच विनर है। 1 मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान, यस, 4 छक्के मार के उसने वो मैच जितवा दिए, बट अगेन इन द एंड मैं हमेशा कहता हूं, और ये बड़ा मशहूर कोट है कि गुड टीम विन गेम्स, ग्रेट टीम्स विन चैंपियनशिप्स। तो आपको प्लेयर वो चाहिए जो आपको चैंपियनशिप जितवाए, गेम्स तो जितवा ही देंगे कोई ना कोई प्लेयर, क्योंकि अगर इन द एंड जैसे सिलेक्शन जो कोचेस थे वो क्या जस्टिफिकेशन दे रहे थे, मैं तो हैरान था। लेजेंडरी क्रिकेटर्स, जी हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इफ यू डोंट विन एशिया कप तो आप क्या अच्छा खेल रहे हो। सर मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि हम बातें तो बहुत ज्यादा करते हैं कि हम मतलब नए क्रिकेटर्स को लेके आ रहे हैं, बॉलिंग में बैटिंग में नए नए बैटर्स आ रहे हैं हमारे पास। आपने जिस तरीके से फास्ट बॉलिंग की बात की, बहुत अच्छे यंग हमारे बॉलर्स आ रहे हैं, हर 6 महीने साल के बाद एक नई हमारी डिस्कवरी आ रही होती है। लेकिन सर बात वही पे आती है कि जब प्रेशर आता है तो फिर हमारे वही टॉप के बॉलर्स या टॉप के बैट्समैन जो है वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, लगता नहीं है कि ये वो वाले लोग हैं। ये प्रेशर सिचुएशन में खेलने वाली हमारी हालत क्यों बेहतर नहीं होती? हम वसीम अकरम साहब से लेकर और अभी तक आए हैं, हालांकि बीच में से हमने बड़े अच्छे अच्छे मैचेस और अच्छे अच्छे चैंपियनशिप जीती हैं, इसके बावजूद हम ये माइंड क्यों नहीं चेंज कर सके? जो नए हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो हमारे कप्तान अभी बाबर आजम यंग है, बेहतर खेलते हैं, रिजवान आ गए बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अब खुशदल है, हैदर है, आसिफ अली है, शान मसूद है, इस तरह के हम क्यों तैयार नहीं कर सके सर? देखिए बॉलिंग का जहां तक ताल्लुक है ना, पाकिस्तान का बॉलिंग में बॉलर्स का माइंडसेट हमेशा बहुत एग्रेसिव रहा है, इसलिए कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान वाहिद वो टीम है कि एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितने बॉलर्स खेलते हैं ना, दे आर मैच विनर्स। सो पाकिस्तान की बॉलिंग प्रॉब्लम नहीं, एट टाइम इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं बिकॉज टू मच प्रेशर आता है। क्योंकि देखिए हम यंगस्टर्स जो हमारे अंडर 19 से शुरू होते हैं, अंडर 16, अंडर 19 एंड देन फर्स्ट क्लास, वो उतने वोलेटाइल प्रेशर में खेलते ही नहीं है। पीएसएलआई ठीक है, एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा वहां पे प्रेशर होता है, लेकिन वो प्रेशर डिफरेंट टाइप का होता है। आप परफॉर्म करना चाहते हो टू कह लें कि अपने रेट को बढ़ाने के लिए, कि अगर मैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हूं तो मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा, नथिंग रॉन्ग इन दैट, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपकी कीमत तभी बढ़ेगी जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो हैविंग सेड दैट, बॉलर्स हमेशा हमारे एग्रेसिव रहे एट टाइम्स। जैसे अब रिसेंटली हारिस राउफ ऑलवेज वाज अ विकेट टेकर, लेकिन अब उसका इकोनॉमी रेट जो है वो बेहतर हो गया। एट टाइम्स वो इतना कंसिस्टेंट नहीं था इन इकोनॉमी रेट, जिसका पाकिस्तान को फायदा हुआ इन एब्सेंस ऑफ शाहीन अफरीदी। शाहीन शाह आएंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग और बेहतर हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट हमारा बैटिंग और जो है वो इतने रन्स ऑन द बोर्ड करेगा तो बॉलर्स डिफेंड कर पाएंगे ना। अब देखिए मैं परसेंटेज बता देता हूं आपको, अगर रिजवान और बाबर दोनों रन्स करें तो पाकिस्तान के चांसेस विद दिस बॉलिंग ऑफ विनिंग गेम्स एंड मे बी T20 वर्ल्ड कप आर अराउंड 75 to 80%। ओके, अगर बाबर और रिजवान में से एक परफॉर्म करेगा तो हमारे चांसेस ऑफ विनिंग गेम्स भी और द चैंपियनशिप आर अराउंड
50 और 60 के दरमियान, और अगर दोनों रन नहीं करेंगे तो इट इज बिलो 50। सो चांस ही कोई नहीं है कि बिल्कुल अगर सही। रिजवान और बाबर रन नहीं करते, तो डिपेंडेंसी चांस इन ही दो कोई नहीं। के ऊपर है। आप देख लेना, आप सबकी एवरेजेस निकाल लें, उनके स्ट्राइक एग्जैक्टली। रेट निकाल लें, तो बिल्कुल। किस बात पे हम कहते हैं कि जी हमने पावर हिटर्स लिए हैं? वो देखिए, अगर आप एक सर्टन टारगेट सेट कर रहे हो, मुझे बताएं आसिफ अली ने कहां उतनी एग्रेशन शुरू की है कि उसको 5 ओवर मिले, कि उसने पाकिस्तान टीम के लिए ऐसा टारगेट अचीव किया है जो कि हमारी बॉलिंग डिफेंड कर पाए। ठीक है, एग्जैक्टली। मुझे जो हैरानगी और खुशदिल भी, काफी देर से वन डायमेंशनल प्लेयर हो गया। ठीक है, इंटरनेशनल बिल्कुल सर। क्रिकेट में आपके पास एनालिस्ट हैं, कोचेज हैं, वो वर्कआउट कर लेते हैं आपको कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वो उधर आपको बॉल ही नहीं करते, फिर आपको जबरदस्ती करना पड़ता है। और हमारे सिस्टम में ना, क्योंकि बॉलर्स का ऑलवेज कम बैक हो जाता है विद इन, वेदर 2020 हो और जी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, वनडे हो, बैट्समैन के पास जस्ट वन बॉल है टू गेट आउट। और हमारे सिस्टम में ना बैट्समैन पे बहुत प्रेशर डाला जाता है, हम उसी वक्त आउट होके आता है, और बैट्समैन को अंडर प्रेशर, ड्रेसिंग रूम एटमोस्फेयर ऐसा होता है, बैट्समैन ऑलवेज अंडर प्रेशर रहता है। और उसकी अगर बहुत डीप जाए ना, आप देखें कि हमारा अंडर 19 का सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतर था 2010-12। जी। वी वर एट पार विद इंडिया, जिसमें हम जी। अंडर 19 के 2 वर्ल्ड कप्स भी जीते, जब शुरू शुरू में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में 2004 में और 6 में, फिर 8 में, फिर हम 10 में, उसके बाद हम 2 दफा फाइनल्स में आए। जी। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि दुनिया ने अपने अंडर 19 सिस्टम को बहुत बेहतर कर लिया, और हम हमारी तरफ से वो खराब हो गया। जब से ये 6 टीम्स बनी, 2 साल सिर्फ 6 टीम्स खेली। अब आप मुझे जी। ये बताएं कि अगर हम ये क्लेम करते हैं कि जी हमारे पास टैलेंट बहुत है, ठीक है, तो अगर जी सर। आधे टैलेंट, और टैलेंट यूजुअली एट यंग एज डिफाइन किया जाता है, और फिर उसे बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी होती है टू नर्चर, टू ग्रूम। या। अगर आप आधे टैलेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करते, हाफ से भी कम टीम कर देते हो, तो वो तो डंप कर दिया ना अपने टैलेंट को, तो आपका बिल्कुल। टैलेंट भी कम रह गया, पूल भी। फिर दूसरी बात, आप जब अंडर 19 या अंडर 16 कराते हो, तो ऑन द वर्स्ट ग्राउंड्स करवा, मतलब जो बची कुची ग्राउंड्स। जैसे मैं आपको जी। जी। मिसाल देता हूँ कि इस साल किसको नहीं पता था कि बारिशें हो रही हैं कराची में, आपके पास कोई बी प्लान नहीं था, बच्चे गए वहां खेलने, और बिल्कुल। 5 मैच खेलने थे जिसमें 10 इनिंग्स थी, हार्डली किसी को 3 या 4 इनिंग्स का मौका मिले। और फिर सितंबर में अंडर 19 क्रिकेट खत्म हो गया, अब जो पीजीएल हो रही है, ये तो एक नया प्रोजेक्ट है हाँ ना, बिल्कुल। उसके बाद अंडर बिल्कुल। 19 क्रिकेटर्स क्या करेंगे? फारिग रहेंगे, क्योंकि हर बिल्कुल किसी को ये तो तो। ग्रेड 2 में लेगा नहीं। अब अच्छा पीजीएल सर। हो रही है, चले, एक अच्छी चीज है, बच्चों को पैसे मिल रहा है, बट बिल्कुल। स्टिल आई डोंट थिंक सो कि पीजीएल को प्रॉपरली डिजाइन किया गया और प्रॉपरली लॉन्च किया गया। सोचा ये गया था, रमीज का अपना एक थिंक, उसका एक प्रोजेक्ट था, जी विश थी बिल्कुल। उसकी, उसने लॉन्च कर दिया, लेकिन क्विकली लॉन्च कर दिया, थिंकिंग कि ये बिल्कुल। बड़ा फैनफेयर के साथ होगा, बड़े स्पॉन्सर्स आएंगे, जो कि नहीं आए। बट आई स्टिल थिंक कि चलो बच्चों को पैसे मिलेंगे, एक थोड़ा सा कंपटीशन है, टेलीविजन पे आ रहा है, टेलीविजन पे आने से बिल्कुल। प्लेयर्स थोड़े लाइव इनकरेज टेलीकास्ट हो होते रहा हैं, है। और दुनिया भी देखती है और उन्हें डिफाइन भी कर पाती है। लेकिन जब तक हम ओवरऑल अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को इंप्रूव नहीं करते, जी। और हम अपने माइंड्स को भी ब्रॉडर नहीं करते, सिर्फ प्लेयर्स को पूल को ब्रॉडर नहीं बिल्कुल। करना। अब आप देखिए, जी। सकलैन आके कह रहा है कुदरत का निजाम है, बारिश होती है सर कभी। ये वाली बात सर बड़ी मुझे हैरानकुन लगी। बिल्कुल आपने जो सकलेन साहब वाली बात कर रहे हैं, हम हर चीज़ कुदरत पे क्यों डालते हैं? कुदरत ने हमें बनाया हुआ है, हाथ, पाँव, आँखें सब कुछ दिया हुआ है कुदरत और ने फिर सबको हम बनाया है, वो रब्बुल आलमीन है, वो सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, वो बेशक, रब्बुल बेशक। आलमीन है। और एग्ज़ैक्टली। दूसरी बात ये कि यार आप सिंपल सा आके कह सकते हो कि आज वो हमारे से अच्छा खेले, कल हम अच्छा खेले थे, लास्ट मैच में हम 10 विकेट से जीत गए, आज वो हमसे बिल्कुल। अच्छा खेले हैं, शायद हम अपने प्लान पे पूरी तरह नहीं उतरे, बॉलर्स ने जैसे कहा गया था वैसे बॉलिंग नहीं की, बैट्समैन हमारे फेल हो रहे हैं, लेकिन वो ब्लेम लेना नहीं चाहते। आप मुझे बताएं, वो कोच आके कह रहा है, बैटिंग कोच, कि जी हम जो है हम हम जी वो कभी आउट हो जाते हैं, कभी आउट नहीं होते। मुझे ये बताएं
कि कोई आसिफ अली ने जो लेग स्टंप छोड़ के हिट मारी है और थर्ड पे आउट हुआ है, थर्ड लेग स्टंप उड़ी है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन है कि कभी हम कामयाब होते हैं, कभी कामयाब नहीं होते। आपका मिडिल ऑर्डर तो बहुत देर से नाकाम हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, एक तो मतलब शॉन टेट का हमें वो भी याद है जब उनको बिठाया गया और उस दिन भी पाकिस्तान बुरा खेला था, तो उसने फिर मीडिया के सामने कहा कि जब बुरा होता है तो फिर हमें बिठाते, जब अच्छा होता है तो आप खुद बैठ जाते। एक तो ये वाली चीज़ सर, ये मैनेजमेंट कौन देख रहा होता है? एक चीज़ ये। सेकंडली सर, हम साथ में हमारे इंडिया है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट होती है, आईपीएल से लेके और उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट, और टीम भी उनकी देख लें तो मतलब बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर्स वहाँ पे निकल रहे हैं। सर क्या डिफरेंस है हम में कि वो कौन सी ऐसी चीज बेहतर कर रहे हैं जो हम नहीं कर पाते, ग्राउंड्स के हवाले से, पिचेस के हवाले से, या बाकी कंडीशंस के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान को वो जो दहशतगर्दी की वजह से नुकसान बहुत हुआ, इसलिए कि जो राइट। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हमारे पास होने थे, उससे आईसीसी का एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आना था और जी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होना था, जो जी, ऑलमोस्ट बांग्लादेश का भी हुआ है। हमारे से फायदा उठा लिया यूएई ने। अब यहाँ पे मैं आया बिल्कुल, हूँ, इतनी क्रिकेट होती है और इतनी खूबसूरत ग्राउंड्स बनी हुई हैं, जबरदस्त, जिसमें जहाँ पे मैं भी हूँ, वहां पे जो मैं एकेडमी डेवलप कर रहा हूँ, कि वो जी, पाकिस्तान में टेस्ट जो फैसिलिटीज है वो हमारी टेस्ट ग्राउंड्स में भी उतनी अच्छी नहीं। ठीक है, ओके, तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा प्रॉब्लम। जी, दूसरा, राइट, देखिए, वहां टीम्स कम नहीं थी। टीम्स ज्यादा या कम होने से ठीक नहीं होती। इनफैक्ट ये होती है जो है इन्वायरमेंट को बेहतर करने से। आपको क्वालिटी एंड क्वांटिटी में एक बैलेंस रखना पड़ता है। अगर आप क्वांटिटी जी, बहुत कम कर देते हो तो आप बहुत से टैलेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते। ठीक जी, है, सो बेसिकली इतनी टीम्स कम नहीं करनी चाहिए, एनवायरनमेंट को बेहतर करना चाहिए। एनवायरनमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, कोचिंग स्ट्रक्चर आता है, अदर जी, फैसिलिटीज आती हैं जो कि हमने ओवर द ईयर्स नहीं की। जी, दूसरी बात, फ्रेंचाइज ने भी वो रोल प्ले नहीं किया, एक्सेप्ट शायद लाहौर कलंदर ने टू एन एक्सटेंट। आईपीएल की हर फ्रेंचाइज ने अपने शहर में एक फुल फ्लेज हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया और वो पूरा बहुत बढ़िया, साल इंडिया में अपने एरियाज में जाके उन्होंने अपने टैलेंट हंट स्काउट्स रखे हुए हैं जो जाके अनर्थ करते हैं जबरदस्त, टैलेंट इन इंडिया। जबरदस्त, हम क्यों ये नहीं कर सकते? वैसे हम नकलें मारने के बहुत शौकीन हैं। हमारे आप टेलीविजन के प्रोग्राम्स देख लें, हमारे बिल्कुल, पीसीबी के कुछ प्रोग्राम जब हम करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम इधर उधर देखते हैं। ठीक है। बिल्कुल, दूसरा, मैं जी, जो हमारे सिस्टम में एक और खराबी है ना, हमने सर, गोरों को बहुत ज्यादा आगे ले आए। जी, चले, आप शुरू में उन्हें ले आए, लेकिन साथ साथ आप अपने कोचिंग सिस्टम को भी तो एक्नॉलेज करें। मेरे लिए सरप्राइजिंग ये है जी, कि 2000 में जब पहली दफा कोच एजुकेशन आया और हमने एक डेवलपमेंट प्रोग्राम गेम डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया, तो रमीज उस वक्त सीईओ और वो कंप्लीटली इसमें शामिल थे, जनरल तौकीर और रमीज, इन दैट के ये जी, बहुत अच्छा गेम डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हमें इसको परसू करना चाहिए। उसके बाद वो जी, चले गए। इन बिटवीन ये स्टॉप एंड स्टार्ट वाला किस्सा रहा इसका। ठीक है, लेकिन अभी रमीज के आने से पहले रमीज जिन चीजों को क्रिटिसाइज कर रहा था और जिन चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था, और जो स्टाफ था उसके बारे में उसकी रिजर्वेशंस थी कि उतना काम नहीं हो रहा, एनसीए पे जो अब एनएचपीसीए बन गया है, उसने तो जी, आगे कोई चेंज नहीं की उसमें। So जी, unfortunately, what I can see being a cricketer is more into personal glorification. To be honest, अगर मैं कहूं, सही, सही, yes, कोई ऐसी बात नहीं है, चेयरमैन जो भी आता है वो पॉपुलर होता है। रमीज ऑलरेडी काफी पॉपुलर था एज अ टॉप कमेंटेटर, समझ है अब बहुत गेम की, टॉप पे हूँ, but बिल्कुल, he's gone far too much on that side of personal glorification rather than look at other programs beyond Pakistan. आप एग्ज़ैक्टली, पाकिस्तान की देखिए, आपके ना लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म टारगेट्स होना चाहिए। यस, आपका शॉर्ट टर्म टारगेट पाकिस्तान की नेशनल टीम, सिर्फ बड़ी वाली टीम नहीं है, बिल्कुल, सारी नेशनल बिल्कुल, टीम्स, ए, जी, अंडर 19, अंडर 16। वर्ल्ड कप खत्म हुए और ये हमेशा होता है, वर्ल्ड कप खत्म हुए ऑलमोस्ट साल होने को है, तकरीबन 10वां हो गया। बिल्कुल, लास्ट अभी तक लास्ट ईयर वर्ल्ड अक्टूबर कप में के हुआ। बाद अंडर 19 का ना कुछ टूर हुआ है, ना कुछ प्लान में है।
ए टीम लास्ट टाइम शाहीन न्यूजीलैंड गई थी, उसके बाद इन बिटवीन कुछ नहीं हुआ ए टीम का, ठीक है। और अंडर 16 तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गया, क्योंकि अंडर 16 का एक प्रोग्राम रखा गया था कि होम एंड अवे टूर होगा एक साल में 2 टूर। क्योंकि जब आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं, कोई टूर्नामेंट कराते हैं, उसके बाद आप रीजनल एकेडमी लगाते हैं, उसके बाद आप नेशनल एकेडमी लगाते हैं, तो प्लेयर के पास कोई इंसेंटिव तो हो। पहला इंसेंटिव उसके पास होगा जी कि अच्छा मैं अगर परफॉर्म करता हूं, मैं रीजनल एकेडमीज पे सिलेक्शन हूँ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट से। अच्छा अगर मैं रन्स करता हूँ रीजन में, तो मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में चलाऊंगा। अच्छा अगर नेशनल एकेडमी में जाके मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ मैचेस में और कोचेस की नजर में आता हूँ, तो मैं टूर करूंगा। सो इंसेंटिव होना चाहिए टू प्रोग्रेस, जो कि अंडर 16 को बिल्कुल खत्म कर दिया। बीच में अंडर 13 2 साल बिल्कुल नहीं करवाया। अब मुझे नहीं पता अंडर 13 हो रहा है या नहीं हो रहा। सो वही मैंने कहा कि हमारा सिस्टम बहुत इनकंसिस्टेंट है, और जब तक ये कंसिस्टेंट नहीं होगा, इंडिया का साल हर साल से वही प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो विद इन दैट ही उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उसमें ज्यादा कंपटीशन लाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक ही हल रह जाता है कि कंपटीशन लाने के लिए टीम्स को कम कर दो, लड़कों को कम कर दो। और फिर हमारा सिस्टम ना, टू बी ऑनेस्ट, बहुत बायस भी है, उसमें रीजनल बायस भी है, उसमें लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग भी है। सो प्रोबेबली और हमारी सिलेक्शन भी बहुत फॉल्टी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मानी और वसीम खान के 3 साल के दौर में बिल्कुल तबाही हुई पाकिस्तान क्रिकेट, इसलिए कि ना तो वो डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने कुछ किया, प्लेयर्स डेवलपमेंट के बारे में खास तौर पर, और ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बिल्कुल उन्होंने पर्सनल अपनी पर्क्स और अपने दोस्तों को बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी और कुछ नहीं किया उन्होंने उन 3 सालों में। तो वो 3 साल के रिपरकशंस और उसका डाउनफॉल जो है वो आगे नजर आएगा, फौरन नहीं नजर आएगा, बिल्कुल आना शुरू हो गया। नहीं ज़िया साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रिकेट एक तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। और जिस तरह आपने इंसेंटिव्स की बात की कि अगर कोई बच्चा आता है, वो अंडर 16 में हो, अंडर 18-19 में हो, या फिर वो दूसरी टीम्स में हो, उसके लिए लाजमी सी बात है उसका आजकल पाकिस्तान का सबको पता है कि कितना प्रेशर होता है। बच्चे को पढ़ाया जाता है कि ये नौकरी करेगा और घर के लिए कमा के लेके आएगा। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी तरफ जब हम इंडिया को देखते हैं, वहाँ उनके पास कम से कम 10 तो मुझे पता है कि बड़े टॉप क्लास के इंटरनेशनल स्टेडियम्स उन्होंने लास्ट 10 इयर्स में उन्होंने बहुत खूबसूरत करके बना दिए। और उसको क्रिकेट को एज ए इंडस्ट्री सर वो लोग ले रहे हैं और उससे बहुत कमा रहे हैं, शायद बिलियन ऑफ डॉलर्स उससे वो जनरेट कर रहे हैं। जिस तरह बाकी उनकी सिलिकॉन वैली कमाती है, इसी तरह उनकी क्रिकेट भी उनको कमा के देती है। और साथ साथ उनका जो सॉफ्ट इमेज उससे बन रहा है, वो शायद उनके डॉक्टर जयशंकर साहब नहीं कर पाते जो उनके क्रिकेटर्स कर आते हैं, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो या दूसरे तीसरे हो। तो सर कमी हमारे पास भी नहीं, लेकिन बात आप वाली है कि उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है, बजाय इसके कि एहसान मानी साहब हो, रमीज राजा साहब हो, या फिर उनकी एसोसिएशंस बड़ी स्ट्रॉन्ग, वो इलेक्ट होके आते हैं। हमने एसोसिएशंस बनाई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, हमने लिए जो जब ये एसोसिएशंस का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा था, तो सोचा कि सीईओज एटलीस्ट टॉप क्रिकेटर्स प्रोफेशनल होने चाहिए। वहां भी आपने ब्यूरोक्रेट्स ले लिए, उन्होंने बस वो पंजाबी की एक मिसाल है या पता नहीं उर्दू की है, गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना के बाद वो बस कर देते हैं। वो किया उन्होंने, काम वगैरह कुछ खास नहीं किया सब एसोसिएशंस ने। तो बेसिकली देखें, किसी भी डेवलपमेंट के लिए ना 3 चीजें बहुत जरूरी। एक आपको अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एक इंसेंटिव ऑफ मनी, तीसरी चीज प्रोग्रेस के लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो अपनी एनवायरनमेंट से निकल के ताकि हम अडेप्ट कर सकें। अपनों को तो हम खेलते ही रहते हैं जी, बिल्कुल। हम दूसरे जो कंट्रीज के जिनके साथ हमने मुकाबला करना है उनसे कैसे। अब देखें टॉप टीम्स जो वर्ल्ड कप में होती हैं वो जनरली होती हैं इंडिया। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ हम सिर्फ एशिया कप में खेल पाते हैं एट जूनियर लेवल या इवन एट सीनियर लेवल। अदरवाइज आप ए टीम्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इवन एट ए लेवल आप बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान की यंग टीम वही ऑलमोस्ट नेशनल टीम और यंग टीम ऑलमोस्ट एक जैसी होती है 2-4 प्लेस के। तो हम तो अपने टूर ही अरेंज नहीं करते। अब तो कोई बहाना नहीं ना रह गया, सब टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, लेकिन हमारा ध्यान ही इतना होता है, हम इतने अच्छे तरीके से कॉरेस्पॉन्डेंस ही नहीं कर पाते दूसरे बोर्ड से। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारा बैकलॉग जो है ना
पीछे से आ रहा है कि हमने अपनी प्लानिंग ही आगे की कुछ नहीं की हुई। अब बाकी जितने मुल्क हैं उनकी अहेड है, 4-4-5 साल वो ऑलरेडी लॉक कर चुके हैं जूनियर टूर्स और ए टूर्स। जी बिल्कुल तो बिल्कुल हमें बिल्कुल मुश्किल आती है, तो खराबी तो हमारे में ही है ना, कि इसमें कोई सर भी कोई चेयरमैन शक है, नहीं है कोई कि भी हमें लोग अपने हैं। घर को हाउस इन ऑर्डर करने की हमें बहुत सख्त जरूरत है बिल्कुल और होपफुली बिल्कुल आपसे सर क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है तो आपको जहमत देते रहेंगे सर, क्योंकि बड़ा मजा आया आपके साथ शो करने में, लेकिन क्योंकि टाइम मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है, लेकिन होपफुली आपसे गाय बगाए मुलाकात होती रहेगी जब भी आप अवेलेबल होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको जरूर हम कोशिश करेंगे कि आपको जिसे कहते हैं कि ले और आपसे क्रिकेट को और स्पेशली जो अभी वर्ल्ड कप आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में उसको समझने की कोशिश करें। अली ज़िया साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग फोकस ऑन स्पोर्ट्स विद फखर। अल्लाह मिलेंगे हाफिज। किसी और प्रोग्राम में। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह।